हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए और शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 3 के लिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट कर दिया गया है। फॉर्म को कैसे भरना है इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं, ताकि आप फॉर्म भरते समय किसी पर गलती ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको करना है क्या है कि आपको अपने क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसमें सर्च कर देना है bpsc.bhi.nic.in, इतना लिख करके आपको सर्च कर देना है। सर्च करते ही देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे ना, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे आपको। एक ऑप्शन यहाँ देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अगले स्टेप में आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसे आपको ओके करना है। ओके करते ही आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर ये बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल रहा होगा। तो कुछ इस प्रकार से सर्च करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। हालांकि इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी आप क्लिक करेंगे और डायरेक्ट इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपको सर्च करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप अपने सहूलियत अनुसार देख लेंगे, कोई एक ऑप्शन तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी के एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा। और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे देख सकते हैं आपको यहाँ पे राइट वाले में क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन का बटन यहाँ पर मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर फॉर्म्स खुल के आ जाएगा। अब फॉर्म को आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर भरना है। तो चलिए हम भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पूछा है कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम। यहाँ पर आपको अपने नाम का फर्स्ट नेम लिखना है। जो भी आपका नाम होगा आपको अपने नाम का यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख देना है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर मिडिल नेम लिखना है। अगर मिडिल नेम है तो, अगर मिडिल नेम आपके नाम में नहीं है तो आप इसे छोड़ दे सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स लास्ट नेम, यहाँ पर आपको अपना नाम का लास्ट नेम लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर नाम भर देना है। अब सपोज कि आपके नाम में मिडिल नेम भी है, तो मैं कोई एक नाम ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपका नाम है दीपक कुमार सिंह, तो दीपक हो गया फर्स्ट नेम और कुमार हो गया आपका मिडिल नेम और सिंह हो गया आपका लास्ट नेम। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर नाम अपना फिल कर देना है। आई होप कि आप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अगले स्टेप में आते हैं, यहाँ पर अपना फादर नेम लिखना है। यहाँ पर हस्बैंड नेम, यदि कोई विवाहित महिला है, मैरिड महिला है, वो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर देगी। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर मदर का नाम यानी माता जी का नाम यहाँ पर दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक आईडी देना है। आईडी के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या है फ्रेंड्स, यदि आप आधार कार्ड देते हैं तो आधार पे चूज करेंगे और आपको अपना 12 अंक का आधार नंबर यहाँ पर लिख देना है। और लिखने के बाद आपको अपना आधार कार्ड का यहाँ पर कॉपी यहाँ पर अपलोड कर देना है। याद रहे कि आपको आधार कार्ड का दोनों साइड यानी बैक और फ्रंट दोनों का यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। केवल फ्रंट अपलोड नहीं करना, आपको दोनों साइड का यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यदि हम बात करना चाहते हैं कि यदि आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं, पैन कार्ड देना चाहते हैं, पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि यदि आप आधार कार्ड के अलावा कोई दूसरा आईडी देते हैं, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, तो इसके लिए आपको यहाँ पर 200 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। मतलब जो भी आपका फॉर्म फिल लगेगा उससे आपको 200 रुपया अधिक देना पड़ेगा। इन केस यदि आप दूसरा कोई आईडी देना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप क्या जरूरत है इतना देने का। आप केवल यहाँ पर आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, मत जिससे आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना पड़े। तो आपको अपना आधार नंबर ही देना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आधार नंबर ही अपना यहाँ पर दे। आधार पर चूज करेंगे, आधार नंबर यहाँ लिखेंगे और अपने आधार को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के निवासी हैं तो आप इसे यस कर देंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है आर यू परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिन ऑफ बिहार स्टेट, यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आप इसे यस करेंगे। और यस करते ही यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी आपको अपना निवास प्रमाण पत्र की जानकारी यहाँ पर बतानी होगी। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर लिखेंगे और इशू डेट बताएंगे कब आपने निवास प्रमाण पत्र अपना बनवाया है। इस लिस्ट से इस कैलेंडर से आपको अपना यहाँ पर इशू डेट यहाँ पर चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको अपना निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड कर देना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं PDF फाइल में आपको चलेगा और जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे यहाँ या फिर आगे भी, तो आपको PDF में अपलोड करना है। और मैक्सिमम साइज जो है 200 KB के बीच होने वाला है। 200 के बीच कम का साइज अपने रखेंगे PDF फाइल को और आसानी से अपलोड कर देंगे। तो अपने निवास प्रमाण पत्र की जानकारी बताएंगे और यहाँ पर अपने निवास प्रमाण पत्र को अपलोड कर देना है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, यानी इतने सारे आपको कैटेगरी दिए गए हैं EWS, SC, ST, EBC, BC, और इनमें से यदि कोई एक भी कैटेगरी से आप आते हैं तो आप इसे यस कर देंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी से यस कर देंगे। इसके बाद आपको अपना कैटेगरी यहाँ पे चूज करना है, कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, EWS, SC, ST, OBC या फिर EBC। तो जो भी हो आपको अपने कौन यहाँ पे चूज कर लेना। सपोज कि आप EBC से आते हैं तो EBC यहाँ पे चूज करेंगे और देख सकते हैं आपका यहाँ पे अगला टर्म यहाँ पर खुल के आ जाएगा।
यदि आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं उससे चूज़ करेंगे और आपको यहाँ पर अपना उसकी जानकारी बतानी पड़ेगी, यानी कास्ट सर्टिफिकेट की आपको जानकारी देनी पड़ेगी। यदि ईबीसी जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको नॉन क्रिमिनल यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपको अपने यहाँ पर कास्ट का नाम लिखना है, जो भी आप कास्ट होंगे ईबीसी में, जैसे होता है ना राजपूत, भूमिया, जो भी हो, अपने कास्ट का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, अपने नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर अपलोड करना है और यहाँ पर अपना डेट यहाँ पर चूज़ कर लेना है कि कौन से डेट को आपने अपना सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है। इतना देने के बाद आपने अपना सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाया हुआ है, बिहार से बना है तो बिहार पर चूज़ करेंगे और अदर किसी स्टेट से बना है तो अदर पे यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। और इतना देने के बाद आपको अपना यहाँ पर सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, अपलोड सर्टिफिकेट पीडीएफ। जो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं और सपोज कि हमने ईबीसी यहाँ पर चूज़ किया हुआ तो उसकी जानकारी देने के बाद हमको यहाँ पर अपना नॉन क्रिमिनल यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। यदि हम बात करते हैं किसी आप इनमें से किसी कोई भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, आप जनरल से आते हैं या फिर किसी दूसरे कैटेगरी से आते हैं जिसका नाम इसमें नहीं है, तो आप इसे नो करेंगे, ये चीज़ आपको डिसेबल मिल जाएगी और आपको अकाउंट यहाँ पर जनरल में होगा। मतलब जनरल में होंगे तो जनरल का ऑप्शन नहीं है, आप इसे सिंपली इसे नो कर देंगे कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो आप जनरल में आ जाएंगे, आपको यहाँ पर चूज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये तो बात हो गई, मतलब जो बिहार के निवासी है उनको ये चीज़ अपना भर लेनी है, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र कुछ ऐसा आपको दे देना है। और हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पूछा है बिहार के निवासी के लिए मैंने जानकारी यहाँ बताई। अगर हम बात करते कोई दूसरे स्टेट का यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, किसी दूसरे स्टेट के आप निवासी हैं, तो आप इसे नो करेंगे, मतलब बिहार के निवासी नहीं है, तो ये चीज़ आपको डिसेबल मिल जाएंगी। और यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर आपको चूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी दूसरे स्टेट के आप निवासी हैं तो आपका यहाँ पर काउंट जनरल में होगा। तो इन सभी कैटेगरी का आपको चूज़ करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। देख सकते हैं आपको डिसेबल सारी चीज़ें मिलेंगी। तो निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की जानकारी उन्हीं को बतानी है जो मतलब बिहार के निवासी होंगे प्रॉपर। जो अदर स्टेट के निवासी हैं वो यहाँ पर नो करेंगे कि मैं बिहार का निवासी नहीं हूँ और उनका अकाउंट यहाँ पर जनरल में हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। इतना करने के बाद आप नीचे आएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछ रहा है कि मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड है, तो आपको अपनी कौन यहाँ पर जानकारी अपनी बता देनी है। यहाँ जेंडर बताना, आप मेल है या फिर फीमेल है, तो आपको अपनी कौन यहाँ पर जेंडर भी अपना बता देनी है। यहाँ पर पूछा है यदि आप फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर वगैरह है तो आप उसे यस करेंगे, और नहीं है तो आप नो करेंगे। ये चीज़ें आपको डिसेबल मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है फ्रेंड्स, आर यू पर्सन विच बेंच मार्क डिसेबिलिटी 40% एंड डिसेबिलिटी, यानी आप विकलांग वगैरह है तो आप उसे यस करेंगे। और यस करने के बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी बतानी है, कौन से कैटेगरी में आप किस तरह के आप विकलांग हैं, और यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर बताने हैं। यहाँ पर इशू डेट, यानी कब आपने अपना सर्टिफिकेट बनवाया है उस डेट को यहाँ से चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपने अपना सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाया हुआ है, दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का नाम, कहीं से भी बनवाया है आपको, किसी महाविद्यालय से या फिर अस्पताल से है तो उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे। अस्पताल से बनवाया तो अस्पताल का नाम लिखेंगे, और कॉलेज से तो कॉलेज का नाम लिखेंगे। इसके बाद आपको अपने विकलांग का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा पीडीएफ फाइल में, और 200 KB से कम का यहाँ पर रखेंगे और अपनी चीज़ों को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। मतलब जो विकलांग आते हैं उनके लिए ये चीज़ है, और जो विकलांग नहीं है तो ये से नो करेंगे। ये चीज़ आपको डिसेबल मिल जाएंगी, इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इसे यस करेंगे, और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। यदि एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप उसे नो करेंगे। ये चीज़ आपको डिसेबल मिल जाएगी। इसके बाद अगले स्टेप में पूछ रहा है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, यदि आप पंचायती राज या फिर नगर निकाय में पहले से शिक्षक हैं तो आप इसे यस करेंगे, और डिजिग्नेशन यहाँ पर लिखेंगे, ऑफिस का नाम यहाँ पर लिखेंगे, और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। इसके बाद से आपको अपना यहाँ पर बताना है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था नियुक्त कार्यरत शिक्षक डिटेल्स, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर बताना है और इशू डेट बताना है, कौन आपको सर्टिफिकेट का इशू डेट कब है, और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप पंचायती राज या फिर नगर निकाय पहले से काम वगैरह कर रहे हैं तो, अगर आप टीचर वगैरह नहीं है पहले से तो आप इसको नो कर देंगे। ये चीज़ आपको डिसेबल मिल जाएंगी। इतना करने के बाद हम अगले स्टेप में आते हैं। ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यही आपको समझने की आवश्यकता है, तो आप ध्यान से इस चीज़ को समझें और अपने फॉर्म को फिल करें। यहाँ पर पूछ रहा है कि अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इसमें से कोई एक चुने। मतलब यहाँ पर आपको अपना क्वालिफिकेशन बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स बीएड, बीएड एमएड, बीएलएड, बीएएड, बीएससी एड, इसमें से कुछ भी आप किए हों। जैसे देख सकते हैं अगला ऑप्शन बीपीएड, डीएलएड, संगीत विषय वर्ग में वर्ग 9 से 10 एवं 11 से 12 दोनों के चयन के लिए संबंधित वर्ग संबंधित सभी विषयों के लिए कंप्यूटर, SC ST कल्याण विभाग वर्ग 6 से 10 एवं शिक्षा विभाग में 11 से 12। मतलब 2 डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसी है फ्रेंड्स। पहला तो शिक्षा विभाग में हो गया, और दूसरा जो वैकेंसी है इसमें कल्याण विभाग का भी देखने को मिल जाता है। तो आपने यदि बीएड किया है, डीएलएड किया है या फिर बीएमएड किया है, यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं।
तो बीएड डीएलएड वगैरह आपने किया है तो पहले वाला ऑप्शन को चूज़ करेंगे। इसके अलावा यदि देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन, केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण योग्यता यथा बीएड आदि धारक नहीं है कक्षा 11 से 12 के लिए, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड आपको टीचर बनना है, इस तरह के आप क्वालिफाइड रखते हैं तो आप सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तीसरा ऑप्शन है केवल संगीत विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता यथा बीएड आदि धारक नहीं है कक्षा 11 से 12 के लिए, तो संगीत वगैरह का टीचर आपको बनना है तो इसे आपको चूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं केवल संगीत ललित कला नृत्य कक्षा 9 से 10 के लिए, तो इस तरह की कैटेगरी है तो इसे चूज़ करेंगे। और सबसे लास्ट ऑप्शन है केवल विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 के लिए, तो केवल इसके लिए आवेदन देना चाहते हैं तो इसे भी आप चूज़ कर सकते हैं। मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपने किया हो उसी अनुसार यहाँ पर अपनी चीज़ों को चूज़ कर लेना है। यदि आप बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं तो आपको पहला ही ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, पहला वाला ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद नीचे आएंगे अगले स्टेप में। यहाँ पर पूछ रहा है फ्रेंड्स कि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता / दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त कार्यरत शिक्षक, यानी आप पात्रता परीक्षा है या फिर दक्षता परीक्षा, यहाँ से आपको चूज़ करना पड़ेगा। इसमें समझने वाली ये बात है ना फ्रेंड्स, दक्षता परीक्षा उनके लिए है कि जो 2012 से पूर्व पहले से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं, जो मतलब पहले से जो टीचर का काम कर रहे हैं, टीचर हैं जो पहले से, उनको यहाँ पर चूज़ करना है केवल दक्षता परीक्षा। मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना फ्रेंड्स, वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त, मतलब आप पहले से टीचर हैं, संविदा के बेसिस हो या फिर कहीं भी हो, आप पहले से टीचर हैं तो आप सेकंड वाला ऑप्शन को चूज़ करेंगे और इसे ओके कर देंगे। उसी हिसाब से यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखने को आ जाता है आपका। यहाँ क्लास आपको चुनना है और उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, सर्टिफिकेट इशू डेट लिखेंगे और यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। ये तो हो गया, मतलब जो पहले से टीचर है वो ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। और पहला ऑप्शन है पात्रता परीक्षा दक्षता एवं पात्रता परीक्षा, तो ये उनके लिए फ्रेंड्स पात्रता परीक्षा जिन्होंने मतलब सीटेट किया है, बीटेट किया है, सीटेट पेपर 1 हो या फिर बीटेट पेपर 1 हो, तो ऐसे कैंडिडेट पहले वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। मतलब सेकंड वाला ऑप्शन उनके लिए है जो पहले से टीचर हैं, और पहला वाला ऑप्शन वो है जिन्होंने सीटेट बीटेट पास किया है उनके लिए है। तो आप अपनी कौन यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। मैं थोड़ा यहाँ पर टाइम ले रहा हूँ फ्रेंड्स ताकि आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन इतना यकीन दिलाता हूँ कि आप यदि एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप अपने फॉर्म को काफ़ी आसानी से भर लेंगे। इसके बाद हम अगले स्टेप में आते हैं। मेरे केस में है कि मैंने यहाँ पर पात्रता परीक्षा नहीं, सीटेट हमने पास किया है तो पहले ऑप्शन को चूज़ करेंगे और नीचे आते हैं यहाँ पर आपको अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप इनमें से किसी एक पात्रता दक्षता पात्रता परीक्षा की योग्य धारण करते हैं। तो सपोज कि आपने सीटेट किया है, बीटेट किया तो पहले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा पेपर आपने पास किया है। सीटेट पेपर 1 पास किया है, बीटेट पेपर 1 पास किया है या फिर सीटेट पेपर 2 या फिर बीटेट पेपर 2, आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है सीटेट पेपर 1 और बीटेट पेपर 1, इन दोनों में से कोई एक आप पास किए हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं दक्षता परीक्षा कक्षा, तो इन दोनों में से कोई एक आप पास किए हैं तो आप प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के लिए यानी मतलब प्राथमिक स्कूल के लिए यहाँ पर टीचर बन सकते हैं जो 1 से 5 के लिए है। मतलब सीटेट पेपर 1 और बीटेट पेपर 1 जो किए हैं वो, इसकी तो बात हो गई। ये किए हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे और इसके बाद आपको ओके कर देना है। सपोज कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2, इन दोनों में से कोई एक पास किया है तो यहाँ पर आप 6 से 8 के लिए आप टीचर बन सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल भी आप चूज़ कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। मतलब सीटेट पेपर 1 भी पास किए हैं, बीटेट पेपर 1 भी पास किए हैं, तो आप दोनों को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको अपनी कोई चीज़ों को चूज़ कर लेनी है। इसके बाद तीसरा स्टेप है कि यदि आप बिहार स्टेट पेपर 1 दक्षता परीक्षा क्लास 9 से 10 माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए, स्टेट 2 ओनली फॉर कंप्यूटर स्टेट पेपर 1 एंड यहाँ इसे मैं कट कर देता हूँ, पेपर 1 फॉर SC/ST डेप्थ क्लास 6 से 10th फॉर ऑल सब्जेक्ट। तो आपको अपनी कड़ी इन चीज़ों को देख लेनी है, कौन से क्वालिफिकेशन आप रखते हैं उसी अनुसार यहाँ पर चूज़ कर लेना है। ऐसा कुछ आप हैं तो इसे चूज़ कर लेंगे। और लास्ट ऑप्शन है बिहार स्टेट पेपर 2 दक्षता परीक्षा 11 से 12 उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए, तो इनमें से कोई भी आप पास किए हैं सीटेट पेपर 1 बीटेट पेपर 1 या फिर सीटेट पेपर 2 बीटेट पेपर 2, जो भी आप किए हैं आपको अपनी कड़ी यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। तो मेरे केस में है कि मैंने सीटेट पेपर 1 पास किया है तो मैं इसे पहले वाला ऑप्शन को चूज़ करूंगा। चूज़ करते ही यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको खुल के आ जाएगा। अब आपको अपना जो आपने पेपर पास किया उसकी जानकारी यहाँ पर बतानी होगी, उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर लिखेंगे और इशू डेट बताएंगे कब आपका इशू डेट है। उसके बाद से आपको अपने यहाँ पर सीटेट पेपर 1 के पास का रिजल्ट का आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जो आपके पास यदि आपका नहीं मिला है अभी ओरिजिनल वाला, तो आप यहाँ पर जो डिजिटली है मतलब इंटरनेट वाला है उसे भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो जो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर आपको जानकारी देनी पड़ेगी।
पड़ेगी। मेरे केस में सीटेट हमने चूज़ किया तो यहाँ पर उसकी जानकारी बतानी पड़ती है। यदि इसके अलावा हमने मल्टीपल यहाँ पर सीटेट पेपर 2 भी यहाँ से चूज़ करते हैं तो इसे ओके करेंगे और उसकी भी जानकारी यहाँ पर बतानी पड़ेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और यहाँ पर अपलोड करेंगे अपने सर्टिफिकेट को। तो जो भी आप अपने क्वालिफिकेशन रखते हैं आपको अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। चूज़ करने के बाद आप नीचे आते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य रखते हैं। यहाँ पर 2 आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। 2 मतलब मैंने पहले ही बताया 2 विभागों में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती है। पहला है शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए और दूसरा है कल्याण विभाग के अनुसूचित जनजातीय वर्ग विद्यालय अध्यापक के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग में से कोई एक आप चूज़ कर लीजिए। यदि आप दोनों के लिए एलिजिबल है, दोनों के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों को यहाँ से चूज़ कर लें ताकि आप सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाए। उम्मीद है आपको ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आपको अपने यहाँ लैंग्वेज चूज़ करना है। लैंग्वेज क्वालिफाइंग पार्ट 1 मैंडेटरी, यहाँ क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सब्जेक्ट बताना है कौन सा सब्जेक्ट में आप यहाँ पर आवेदन देना चाहते हैं। इतना देने के बाद आप नीचे आते हैं, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। लिखने के बाद आप नीचे आते हैं एड्रेस के सेक्शन में, यहाँ पर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है। आपको 3 लाइन मिल जाता है, 1 2 3। यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। सपोज कि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप यहाँ पर पहले में गाँव लिख दीजिए, दूसरा में पोस्ट का नाम लिख दीजिए और तीसरा में आपको पुलिस स्टेशन यहाँ पर दीजिए। मैं एग्जाम्पल के लिए बताया। इसके बाद आपको यहाँ अपने स्टेट का नाम लिखना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है और यहाँ पर पिन कोड भी लिख देना है। इतना करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस बताना है। यहाँ पे 3 लाइन आपको देखने को मिल जाते हैं, 1 2 3 तीनों लाइन भर देंगे। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नाम बता देंगे और पिन कोड भी बता देना है। तो आपको अपने को यहाँ पर एड्रेस अपना बता देना है। यदि आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको जो भी होता है हाउस नंबर, मकान नंबर, गली नंबर जो भी होता है, स्ट्रीट लोकेलिटी, ये सारी चीज़ आपको भर के यहाँ पर अपना एड्रेस भर लेना है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आप नीचे आते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि हैव यू रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट एज मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट फॉर डिटेल्स, प्लीज रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली। तो आपने अपने एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से अपनी चीज़ों को भरा है तो आप इसे यस ही रहने देंगे। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी भरना है। यहाँ पर ईमेल आईडी लिख के दोबारा से कंफर्म कर लेना है। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ लिख करके वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको अपना इस कैप्चा कोड जैसा है वैसा इस कैप्चा कोड लिख करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करते ही फ्रेंड्स आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिल जाता है, यूजर नेम के साथ साथ पासवर्ड भी देखने को मिल जाता है। तो यूजर नेम और पासवर्ड को यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर नोट करके रख लेना है। इतना करने के बाद आप फिर से इसी वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ से अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यूजर नेम यहाँ लिखना है, जो यूजर नेम आपको मिला था अभी रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस यूजर नेम को यहाँ लिखेंगे, पासवर्ड को यहाँ लिखेंगे और कैप्चा कोड को जैसा है वैसा यहाँ पर लिख करके लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पर लॉगिन अपना कर लेते हैं। लॉगिन करते ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सारी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया था वो सारा आपकी जानकारी यहाँ पर शो हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें किसी पर गलती हो गया है तो यहाँ देख सकते हैं कैंसिल रजिस्ट्रेशन, यहाँ क्लिक करके आप अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं और एक नया रजिस्ट्रेशन भी दोबारा से यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसके बाद आपको अगले स्टेप में करना क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट, क्लिक हियर फॉर पेमेंट, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिर आपकी जानकारी यहाँ पर शो हो जाती है, आपको इसे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करते ही यहाँ से आर यू श्योर इसे ओके कर देना है। इतना करते ही पेमेंट गेटवे पर आ जाएंगे और यहाँ से अब आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। पेमेंट करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई एक ऑप्शन को चूज करके आपको यहाँ पर अपना पेमेंट जमा कर देना है। तो आप यहाँ पर पेमेंट जमा करेंगे, उसके बाद से आगे की चीज़ों को थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो आपको करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। यदि आपको इसके आगे का भी प्रोसेस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए यहाँ से आगे प्रोसेस भी ला दूंगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।